Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम BIF101 का जो लेक्चर नंबर है 106, जहाँ से हम शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो होंगे आपके फाइनल टर्म के लिए वो डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले है कि सेंट्रल डॉगमा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी मैं इंपॉर्टेंट MCQs की या क्वेश्चंस की फ़ाइल अपलोड करूं तो आप तक जो है अपडेट आती रहे और नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल डॉगमा एक बहुत ही सिंपल वे एक टर्म है जो यूज़ की जाती है, जिसमें हम बेसिकली प्रोटीन जो फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस के अंदर जो ओवरऑल स्टेप्स इंक्लूड हैं उनको ही हम सेंट्रल डॉगमा जो है से रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम प्रोटीन में देखते हैं कि DNA जो होता है, RNA जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, उससे इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कोड होके RNA में जाती है। RNA से नेक्स्ट जो होती है ट्रांसलेशन होके प्रोटीन में जाती है। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का DNA से प्रोटीन के तक आके, यानी DNA से ट्रांसफ़र होकर प्रोटीन तक आना और प्रोटीन बनना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा, सिंपल वर्ड्स में। अभी हम आगे भी पढ़ते हैं। द सेंट्रल डॉगमा स्टेट्स दैट इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड कैन बी perpetuated or transferred for the transfer information from to protein is reversible। तो ये क्या कह रहा है कि एक दफ़ा DNA से इंफॉर्मेशन जो है वो RNA के ज़रिए ट्रांसफ़र होके प्रोटीन तक जब पहुंच जाती है, ठीक है, तो प्रोटीन से इंफॉर्मेशन दोबारा DNA में बैक नहीं जा सकती, ये इरिवर्सिबल है। तो इंफॉर्मेशन का DNA से इनटू RNA के ज़रिए इनटू प्रोटीन फॉर्म में शो होना सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। सेंट्रल डॉगमा बायोलॉजी में उन्होंने यहाँ पे आपको वही सीक्वेंस के ज़रिए बताया हुआ कि DNA से इन्फॉर्मेशन RNA से प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें दो तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन अगर सिंपल वर्ड्स में बताएं तो DNA से RNA मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी DNA का एक टेम्पलेट जो होता है वो एज ए सीक्वेंस जो देते हैं वो एज ए टेम्पलेट यूज़ होता है फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ RNA। क्योंकि RNA सिंगल स्टैंडर्ड है तो DNA पहले क्या करेगा, अपने आप को डबल स्टैंडर्ड से, ठीक है, अनजिप करके सिंगल स्टैंड में चेंज करेगा। फिर एक जो सिंगल स्टैंड होगा वो एज ए टेम्पलेट यूज़ होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है RNA के पास जो इन्फॉर्मेशन जो कोड होके आती है DNA के ज़रिए वो जो होती है ट्रांसलेट हो जाती है इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो RNA का प्रोटीन बनाना, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये दो मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, ठीक है, जो साइट हमारे पास मौजूद होती है, एक न्यूक्लियस साइट मौजूद है, एक हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, और फिर हमारे पास राइबोसोम्स। ये हमारे पास बेसिकली जो है सारे ऑर्गेनेली जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम देखते हैं कि DNA और जीन्स किस तरह एक दूसरे से रिलेट करके प्रोटीन के साथ रिलेट है। तो DNA के अंदर बेसिकली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है जेनेटिक कोड की शक्ल में स्टोर होती है, जो कि ज़रूरी होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में। DNA प्रोवाइड द जीन्स एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता होना चाहिए कि जीन्स जो होते हैं DNA की अंदर जेनेटिक कोड की शक्ल में इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, फिर वही जीन्स जो होते हैं नेक्स्ट आगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। DNA से RNA में चेंज किस तरह होता है? ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए, और RNA से प्रोटीन कैसे बनती है? ट्रांसलेशन के ज़रिए। तो ये वही कह रहे हैं कि जीन्स आर एक्सप्रेस्ड बिकॉज DNA कोड्स फॉर RNA विच देन कोड्स फॉर ऑल प्रोटीन। जीन्स जो होती हैं वो DNA के ज़रिए RNA को कोड करती हैं, RNA जो है वो नेक्स्ट प्रोटीन को कोड करती हैं। तो इस पेपर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल डॉगमा किसे कहते हैं, या प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये आपने दो याद करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ RNA। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ RNA शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कितनी हैं? 3 है। ओवरऑल तो 5 भी होती हैं, 6 भी होती हैं, लेकिन जो मेन है वो 3 है हमारे पास। सबसे पहले ये मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA क्या है? फर्स्ट RNA होता है जो डायरेक्टली फ्रॉम द DNA टेम्पलेट बनता है। मैंने ऊपर बताया सेंट्रल डॉगमा में कि DNA से जो हो RNA बनता है डायरेक्ट पाथवे से, उस RNA को हम बोलते हैं मैसेंजर RNA। ठीक है, ये मैसेंजर RNA कैसे बनता है कि DNA अपने आप को क्या करता है, अनवाइंड करता है, ठीक है, डबल हेलिक्स से 2 सिंगल हेलिक्स में चेंज होता है, फिर एक हेलिक्स जो होता है वो RNA बनाने के लिए यूज़ होता है, उसको हम मैसेंजर RNA कहते हैं जो बनता है। उसके बाद हमारे पास है राइबोसोमल RNA। हमारे सेल जो होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर जो होते हैं ना, राइबोसोम्स RNA जो काम करते हैं ना राइबोसोम्स के अंदर, उन्हें राइबोसोमल RNA कहते हैं। राइबोसोमल RNA क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म से
अमाइनो एसिड को लेके जाते हैं राइबोसोम्स के अंदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ट्रांसफर आरएनए क्या कहते हैं, ब्रिंग्स अमाइनो एसिड फॉर साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम टू प्रोटीन कैन बी मेड। इनका भी काम यही है कि ये ट्रांसफ़र करते हैं साइटोप्लाज्म और राइबोसोम के दरमियान आरएनए को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन अब वो स्टेप्स हमने पढ़ने हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान होते हैं। पेपर में आ सकता है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, डिफाइन ट्रांसलेशन, द डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों आपने याद रखने हैं इनकी डेफिनेशन। सबसे पहले क्या होता है, इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस डीएनए इज़ यूज्ड टू मेक मैसेंजर आरएनए। बार बार एक ही बात वो बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो किसके लिए यूज़ होता है हमारे पास, टू मेक मैसेंजर आरएनए। डीएनए इज़ अनजिप्ड। डीएनए क्या होगा, जो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो पहले क्या करेगा, इन दोनों को अपने आप को अनजिप कर लेगा, इस तरह दो में चेंज कर लेगा, दो स्ट्रैंड में। तो क्या होगा, डीएनए अनजिप देन आरएनए पॉलीमरेज मेक्स एन मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। यानी डीएनए इस तरह अनजिप हुआ है, एक जो है एंजाइम है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज, वो क्या करेगा, इस स्ट्रैंड से डीएनए टेम्पलेट्स के ज़रिए मैसेंजर आरएनए को बना देगा। न्यू जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो उस न्यूक्लियस को, डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है उसने न्यू मैसेंजर आरएनए डीएनए के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही बनाया ना, तो वो क्या करेगा, जो न्यू मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बना है वो न्यूक्लियस को लीव कर देगा, छोड़ देगा, और बाहर साइटोप्लाज्म सेल का जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस से निकलेगा और इस साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। मैसेंजर आरएनए स्टैंड्स लीव्स द न्यूक्लियस एंड ट्रैवल्स इन द साइटोप्लाज्म। डीएनए इज ऑलवेज लेफ्ट प्रोटेक्टेड इन द न्यूक्लियस। डीएनए हमेशा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने हमारे पास दिखाया है कि सबसे पहले डीएनए जो होता है ये पहले डबल स्टैंड था, अब ये सिंगल स्टैंड में जो है जब अनवाइंड होता है तो जो इसका दूसरा स्टैंड होता है वो मैसेंजर आरएनए में चेंज हो जाता है, टेम्पलेट पॉलीमरेज आरएनए एंजाइम्स के जरिए। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स 2 ट्रांसलेशन, बहुत ईजी है। इसमें क्या होगा, ईच न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एज कोड फॉर व्हाट अमाइनो एसिड विल बी एडेड टू प्रोटीन बीइंग मेड। जो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास मौजूद है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है जो कि अभी साइटोप्लाज्म में मौजूद है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड के मौजूद है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होगी जो नेक्स्ट अमाइनो एसिड बनाएगा, और अमाइनो एसिड जो होगा वो मिल के आपस में प्रोटीन बना देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड रीड्स इंटरप्लेट्स आर कोडॉन्स। इसका क्या मतलब है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो क्या करता है, एक अमाइनो एसिड बनता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ATG, ये 3 न्यूक्लियोटाइड है। ये जब 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो एक कोडन बनेगी, तो इसे हम बोलते हैं एक्सो कोडन और नॉन कोडन। कोडिंग जो पार्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जो कोड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कोडन्स कहते हैं। और 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो एक कोडन बनेगी, ये MCQs के लिए आपने याद रखना है। ट्रांसलेशन के दौरान जो है उन्होंने स्टाफ पे बताया हुआ कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, कनेक्टेड हो जाता है राइबोसोम्स के साथ, राइबोसोम के पास चला जाता है, और उधर से जो ट्रांसफ़र आरएनए हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, जो ऑलरेडी सेल में मौजूद होंगे अमाइनो एसिड उनको साइटोप्लाज्म से लेके क्या करेगा, राइबोसोम के अंदर ले जाएगा। अब मैसेंजर आरएनए के पास है कोडॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की शक्ल में, और ट्रांसफ़र आरएनए लेके आएगा एंटी कोडॉन्स। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए दोनों का कोडॉन्स और एंटी कोडॉन्स मिलेंगे तो वो मिलकर क्या बना देंगे, अपनी रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है कि ये मैसेंजर आरएनए, इसके पास कोडॉन्स हैं सीक्वेंस के फॉर्म में, और इधर हमारे पास क्या है, ये दोनों ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस लिखा है, इसके पास एंटी कोडॉन्स है। ये जब आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं तो हमारे पास क्या बन के आ रही है, नीचे ये देखिए ल्यूसीन, एलानिन, ये अमाइनो एसिड बन के आ रहे हैं, और फिर अमाइनो एसिड यहाँ से आपस में बाइंड होकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस है। एंड रिजल्ट क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो होगा वो प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये पता है हमें, जीन्स कोड करती हैं इन प्रोटीन्स के लिए, और प्रोटीन्स जो होती हैं वो एज एंजाइम काम करती हैं। वो नीड प्रोटीन्स किसके लिए, टू फंक्शन के लिए। ठीक है, द शेप ऑफ द प्रोटीन्स क्या डिटरमिन्स करती है उस फंक्शन, प्रोटीन्स का फंक्शन उसकी शेप पे डिपेंड करता है, प्राइमरी या टर्शियरी सेकेंडरी है वट एवर। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 107 स्कोप ऑफ प्रोटियोमिक्स। हमने अभी तक प्रोटियोमिक्स पढ़ा कि प्रोटियोमिक्स क्या है, प्रोटीन्स की ओवरऑल स्टडी को हम बोलते हैं। उसमें हमने प्रोटीन फॉर्मेशन भी अब पढ़ ली। प्रोटीन फॉर्मेशन आ गई तो आप लोगों ने यही क्वेश्चन में आंसर लिखना है कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन दो प्रोसेस हैं जो सेंट्रल डॉगमा के ज़रिए प्रोटीन बनाते हैं। फिर स्कोप ऑफ प्रोटियोमिक्स में हमारे पास 3 तरह की इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं। 3 तरह की प्रोटियोमिक्स है टाइप्स, एक एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स, एक है स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स, एक है फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। इसमें हम देख लेते हैं जो हमारे पास होता है एक्सप्रेशन
प्रोटियोमिक्स, इसका काम क्या है? जो एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स है उसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटियोमिक्स है, प्रोटीन्स हैं, उसमें वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तौर पर अपना कितना ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करती हैं। यानी अगर हमने किसी डिज़ीज़ का पता लगाना हो कि ये डिज़ीज़ जो है ये किस वजह से हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस डिज़ीज़ के लिए प्रोटीन्स का या DNA का सीक्वेंस का मुताला करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सीक्वेंस किस प्रोटीन को जाके कोड कर रहा है और कौन सी प्रोटीन जो है वो हमारी डिज़ीज़ प्रोटीन है जो हमारी डिज़ीज़ काज कर रही है, और कौन सी प्रोटीन है वो नॉर्मल है और नॉर्मल फंक्शन कर रही है। तो इस तरह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनका जो एक्सप्रेशन होता है फॉर फिनोटाइप और जीनोटाइप के लिए, उसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स। तो इसमें दो तरह की हम टाइप्स पढ़ते हैं, एक नॉर्मल प्रोटीन फंक्शन, एक डिजीज़ स्टेट। तो हमें पता चल जाएगा जो नॉर्मल सेल होंगे, नॉर्मल प्रोटीन जो होगी वो फंक्शन करेगी तो वो नॉर्मल सेल बनाएगी, नॉर्मली मेटाबॉलिज्म होगा सेल का, उसकी फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली एक्सप्रेशन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो एक्सप्रेशन होगा वो दुरुस्त होगा। लेकिन जो डिज़ीज़ टेस्ट में क्या होती है, वो ट्यूमर या कोई भी इस तरह की कैंसर काज करती है। जब कोई डिज़ीज़ होती है तो हम देखते हैं कि इस ट्यूमर की वजह कौन सी प्रोटीन बनी है, तो फिर हम उस प्रोटीन्स का सीक्वेंस जान के उससे रिलेटेड हम ड्रग या मेडिसिन बनाते हैं ताकि हम इस ट्यूमर के खिलाफ लड़ सकें। इट इज़ स्टडीड दैट प्रोटीन इज़ ओवर एक्सप्रेस्ड और अंडर एक्सप्रेस्ड, या तो प्रोटीन ज़्यादा एक्सप्रेस्ड हो जाती है या अंडर एक्सप्रेस्ड होती है, ज़्यादा जितना उसे एक्सप्रेस होना चाहिए उतना वो नहीं होती, तो जिसकी वजह से ट्यूमर या डिज़ीज़ हो जाती है। तो इसकी स्टडी हम किस तरीके से करती हैं, एक जो है तकनीक है जो एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स में यूज़ होती है, उसे हम बोलते हैं 2D इलेक्ट्रो फोरेसिस, यानी 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम दो ट्रेट्स होंगी ना प्रोटीन्स की, वो एक टाइम पे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोटीन जो है वो किस वजह से क्यों कोई डिजीज़ काज कर रही है इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए। तो आपने याद रखना है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रोटियोमिक्स का पार्ट है, एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स क्या है या फंक्शनल प्रोटियोमिक्स क्या है। तो याद रखें 2D जो है वो एक्सप्रेशन प्रोटियोमिक्स में तकनीक यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स। स्ट्रक्चरल प्रोटियोमिक्स जो होती है ये बेसिकली हमें बताती है कि जो प्रोटीन्स है उसकी शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उस शेप और स्ट्रक्चर की बेस पे वो कौन सा फंक्शन करेगी। आया कि उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, और इनकी बेस पे ऊपर, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख के हम देख सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स कौन सा फंक्शन करेगी। तो इट डिटर्मिन्स आइदर बाय अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन फॉर्म ए जीन, दिस प्रोसेस इज नोन एज होमोलोगो मॉडलिंग। अच्छा, होमोलोगो मॉडलिंग ये एक टर्म है, ठीक है, ये बेसिकली अननोन प्रोटीन जो होती है ना, हमारे पास एक प्रोटीन है, ठीक है, उसका हमें सीक्वेंस भी पता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर हमें नहीं पता। तो इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए हम एक प्रोसेस मालूम करते हैं, वो होता है होमोलोगो मॉडलिंग। इसमें क्या होता है, एक जो प्रोटीन होगी हम लेंगे उसका हमें सीक्वेंस भी पता होगा, ठीक है, उसकी हमें स्ट्रक्चर भी पता होगी, ठीक है, लेकिन दूसरी प्रोटीन वो जो है जिसका हमें सीक्वेंस तो पता है लेकिन स्ट्रक्चर नहीं पता। तो इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, दोनों प्रोटीन का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमें इसके सीक्वेंस के ज़रिए जो इन दोनों का सेम है, इसकी स्ट्रक्चर से इसकी स्ट्रक्चर जो अननोन प्रोटीन है इसकी भी स्ट्रक्चर पता चल जाएगी। तो अननोन प्रोटीन की स्ट्रक्चर को नॉन प्रोटीन की स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करने को होमोलोगो मॉडलिंग बोलते हैं। इट आइडेंटिफाई ऑल द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द कम्प्लेक्स सिस्टम, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस पढ़ते हैं, और इसमें एक होमोलोगो मॉडलिंग तकनीक यूज़ होती है। और दूसरा एक साइंटिफिक मेथड है मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मेथड हम यूज़ करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो जो होती है ना प्रोटीन्स, उनकी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए मैस टू चार्ट जो होते हैं ना वो रेशो मालूम करके बताती है। तो ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंक्शनल प्रोटियोमिक्स। जो फंक्शनल प्रोटियोमिक्स है ये एक्सप्लेन करती है अंडरस्टैंडिंग द प्रोटीन फंक्शन, ये बताएगी कि कौन सी प्रोटीन जो है किस स्ट्रक्चर की बेस पर कौन सा काम करेगी, ये सारे फंक्शंस को काम को बयान करेगी। एज वेल एज अनरिवीलिंग मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म विद इन द सेल दैट डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरेक्टिंग प्रोटीन पार्टनर्स। अब एक बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब वो रिएक्शन किस पे बेसिकली बेस कर रहे हैं, प्रोटीन के फंक्शन के ऊपर, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं उसका फंक्शन मालूम करेंगे तो हमें ओवरऑल सेल का जो मैकेनिज्म है वो पता चल जाएगा। सो दैट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेलुलर सिग्नलिंग पाथवेज ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम द एजुकेशन एलिसिएशन ऑफ प्रोटीन
इंट्रैक्शन यानी ओवरऑल जितने भी हमारे जिस्म में मेटाबॉलिकली पाथवेज हो रहे हैं उनका हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के जरिए। नेक्स्ट जो है लिमिटेशंस ऑफ जीनोमिक चैलेंजेस ऑफ प्रोटियोमिक्स, ये हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताई थी कि 2 तरह की हैं, एक को ट्रांसलेशनल है, एक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है। को ट्रांसलेशन जो होती है वो जब प्रोटीन बन रही होती है ना, ठीक है, सारी ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की तरह, उसके साथ साथ प्रोटीन के बनने के दौरान उसकी मॉडिफिकेशन हो रही होती हैं, उनके प्रोसेस को हम को ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। कुछ जो होती है प्रोटीन फुल बनने के बाद उसमें उसकी काट छाँट करना और उसकी अंदर मॉडिफिकेशन करना, चीज़ें ऐड करना, निकालना, उसे सूटेबल बनाना, उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन। और पोस्ट ट्रांसलेशन के ये सारे स्टेप जो है ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हुआ, नहीं पता इनका, तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।